one of the most important topics on gender studies on the CSS course। और मैंने इस टॉपिक को क्रोनोलॉजिकली डिफरेंट ऑर्डर में रखा है सिलेबस की निस्बत, और इसकी एक बड़ी खास वजह है। मैंने आपसे शुरू में भी लेक्चर में डिस्कस करते हुए किया था कि मैं टॉपिक्स की सीक्वेंस को हमेशा रीअरेंज करता हूँ ताकि उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि समझने में आसानी हो। अब अगर हम सबसे पहला टॉपिक ही विमेन स्टडीज़ और जेंडर स्टडीज़ पढ़ते और हमें पता ही ना होता कि एग्जैक्टली बात होती क्या है, जेंडर क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्शन क्या होती है जेंडर की, किस किस्म की बहस चल रही है इस सब्जेक्ट में, तो फिर हमें इस तरह का टॉपिक करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सो फर्स्ट आई एक्सपोज यू गाइस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेन टॉपिक्स ऑफ द जेंडर स्टडीज, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर द डिफरेंसेस बिटवीन विमेन एंड जेंडर स्टडीज। और चूंकि इन दोनों चीज़ों में जो डिफरेंसेस हैं वो बड़े सटल किस्म के हैं, वो बहुत ऑब्वियस नहीं है, तो इसीलिए अगर आपकी कमांड पहले कंटेंट पे इसके जो सब्सटेंस है उस पर अच्छी हो तो ये टॉपिक को समझना आसान होता है। तो as far as the importance in terms of this topic is concerned, you can see कि पिछले कितने सालों में पास पेपर्स में इसके ऊपर कितने ज़्यादा सवाल आ चुके हैं। सो एज यू कैन सी 2016 में इसके ऊपर सवाल आ चुका है, जिसमें स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडीज इन पाकिस्तान, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन होगा, इसको ऑटोनॉमी इंटीग्रेशन डिबेट, जो कि हम एक सेपरेट लेक्चर में करेंगे। इसी तरह डिफाइन एंड डिस्कस द डिसिप्लिन जेंडर स्टडीज एंड आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन वुमेन स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज 2017 में आ चुका है। 2018 में फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर एंड वुमेन स्टडीज आ चुका है, और पाकिस्तान के अंदर वुमेन स्टडीज के कॉन्टेक्स्ट में भी आ चुका है। सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 4 साल कंसेक्यूटिव इसके ऊपर सवाल आता रहा है। This is going to be the outline. This is going to be the main tangents upon which we're going to cover this topic. So we're going to discuss the introduction, then we're going to do basic comparison, then we're going to look at the context and emergence of women's studies, and then we're going to look at the context and emergence of gender studies, and then we're going to discuss women's studies critique on gender studies. पहले तो इनकी contribution देखेंगे different development practices में, जिसमें वेड वैड और गैड अप्रोचेस आ जाएंगी। देन हम इन दोनों की एक दूसरे पे क्रिटिक को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इन्होंने कैसे एक जॉइंट कंट्रीब्यूशन की ओवरऑल बॉडी ऑफ थॉट में। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, and then we're going to discuss the scope and significance of this subject with respect to Pakistan. So a lot of depth and detail in this lecture. I would also like to मेंशन कि ये टॉपिक को कवर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस पे अमूमी तौर पे बहुत जेनेरिक और ज़्यादा डेप्थ में कंटेंट मौजूद नहीं था और इजीली एक्सेसिबल कंटेंट नहीं है। सो आई हैव रिलाइड ऑन लॉट ऑफ डिफरेंट रिसर्च पेपर्स। सिर्फ इसी लेक्चर के लिए आई हैड टू कंसल्ट मल्टीपल रिसर्च पेपर्स, जिनका मैं बीच में हवाला भी देता रहूँगा। सो दैट इज़ वाई सम ऑफ द जार्गन माइट बी टेक्निकली मोर डिफिकल्ट टू absorb, and because a lot of it is borrowed from a lot of research, hardcore research on the subject. So let's start. Basically हम बात करेंगे women studies जो है, अगर मैं बहुत सिंपली बात करूं तो सबसे पहले इमर्ज की थी, और जेंडर स्टडीज women studies के बाद इमर्ज की है। So women studies सिर्फ खातीन के इश्यूज से रिलेटेड थी, खातीन ने क्या प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, उनकी क्या स्ट्रगल्स हैं, जो भी हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते आए हैं। और एंड women studies also led to the development of WID and WAD in the 70s. Gender studies discuss the issues of women, but with more depth and more diverse approaches. It also studies its men's relationship with women, how society is structured, how power dynamics operate, how different stakeholders operate in the gender norms, और किस तरह लोगों की आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट होती है। अब हम अगर बेसिक कंपैरिजन की बात करें तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास। So, women's studies is an academic field that draws on first feminist and second interdisciplinary methods. हम interdisciplinarity के ऊपर भी एक पूरा लेक्चर करेंगे, but interdisciplinary generally speaking means कि जब आप multiple disciplines का knowledge use करते हुए आप कोई एक चीज create कर रहे हैं। So you're using the knowledge of subject A and also subject B to create the knowledge of subject C, then that is interdisciplinary in nature. So multiple disciplines. So जैसे हमने देखा कि हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जिनके अंदर हिस्ट्री की भी चीज़ें हैं, जिनके अंदर साइकोलॉजी की चीज़ें हैं, जिनके अंदर लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इट्स प्रीटी एविडेंट दैट बोथ जेंडर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज आर इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। सो
in order to place women's lives and experiences at the center of the study while examining social and cultural systems and system of privilege and oppression in society. Gender studies is the field of interdisciplinary study devoted to analyzing gender identity and gendered representation. So while women's studies focuses exclusively on women, gender studies includes women's studies, this plus so जो women studies से related चीजें आ गई, feminism, gender, politics, plus men's studies and queer studies. So इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा diverse range of subjects आते हैं gender studies में. Women's studies is the parent discipline of gender studies, and gender studies is the posterity of women's studies. Women's studies led to the development of women in development and women and development approach, and gender studies led to the gender and development approach. Now let's look at these two different types of studies in detail. So सबसे पहले हम women's studies की बात करें तो वुमेन स्टडी की जो इमर्जेंस थी एक एकेडमिक एंटरप्राइज के तौर पर वो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के दौरान हुई थी. तो 1960s के अंदर जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म चल रही थी और पॉलिटिक्स ऑफ सेकेंड वेव चल रही थी, डेमोन्स्ट्रेशंस चल रही थी, मूवमेंट्स चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो women studies emerged as the educational arm of that movement and originated as a challenge to male defined and male centered knowledge. तो जहां वो पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स अफेयर्स में और हर चीज में चैलेंज कर रहे थे स्टेटस को वहीं सेकेंड वेव फेमिनिज्म के अंदर विमेन स्टडीज का कॉन्सेप्ट इमर्ज किया कि जो नॉलेज की दुनिया है, जो एकेडेमिया है, हम जितनी सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस अब तक पढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा मेल सेंटर्ड है. इट्स वेरी आल्सो कॉल्ड एंड्रोसेंट्रिक, मेल सेंट्रिक. So a lot of androcentric perspectives are there in this subject rather than more holistic picture, which incorporates women and experiences of other marginalized groups as well. Hence, this emerged as a challenge to that status quo in the world of knowledge, in the world of academia. Students studying sociology now take it for granted that gender is central to sociological answers. That was not always so. अब हम sociology पढ़ते हैं, आप different courses उठाते हैं, आप even international relations पढ़ते हैं, आप political science पढ़ते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं feminist centric analysis भी लाजमी होता है. Sociology में तो बिलखुसूस होता है. And we take it for granted that it's part of this course, but that is not true. ये exclusively women studies की और उसके बाद जेंडर स्टडीज की मेहनत का नतीजा है, उनकी काविशों का नतीजा है कि कैसे तमाम बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर जेंडर स्टडीज के आइडियाज और वुमेन स्टडीज के आइडियाज परमिएट किए. सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इमर्जेंसेस की किस तरीके से अर्ली सोशियोलॉजी एंड वुमेन एक्टिविज्म. जो 1960s में और 1970s में सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती थी, दैट वाज प्राइमरली द सोशियोलॉजी ऑफ मेन इन अ वे दैट दे रिप्रेजेंटेड द होल सोसाइटी, और उसके अंदर भी प्राइमरली वाइट वेस्टर्न मैन. Women featured only briefly in lectures on family and kinship, but zyada detailed analysis, women's perspectives, their issues, their challenges were never given in sociology. This was not a problem peculiar to sociology. Women in other disciplines were facing similar biases as well. And some activists who were inspired by feminist ideas began to complain about this fact कि औरतों की women-centric knowledge नहीं exist करता, women-centric perspectives नहीं exist करते different body of knowledge के अंदर. And hence they started developing this new completely body of thought that would be centered around perspectives and experiences and issues of women. By the middle of 1970s, feminists began to organize across disciplines as well as within them. Young feminist academics and graduate students met to discuss the possibility of launching women's studies as a new women-centered way of knowing that would challenge the prevailing androcentric, which means male-centric view of society and culture prevalent in the humanities and social sciences. यही बात जो हमने अभी डिस्कस की है. उस वक्त साइंस सब्जेक्ट्स को तो आप छोड़ दें, अभी तो हम ह्यूमैनिटीज की बात करें. साइंस सब्जेक्ट्स तो ऑब्वियसली मेल डोमिनेटेड थे बैक देन. Women studies understanding of itself as the educational arm of the women's movement signified engagement with politics of knowledge. इस तरह मैंने आपको बताया कि they acted as the educational arm of that movement, but इसमें एक बड़ी important चीज़ है, the politics of knowledge. So अगर तो आप कोई किसी चीज में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, politics being about your ability to give and take, your ability to share political power in society, your ability to have a stake in society, which women lacked, and they were actively fighting to get that space, that power in society. तो अगर आप
ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपकी मेन स्ट्रीम के अंदर आपका नैरेटिव भी होना चाहिए। और यूनिवर्सिटीज और एकेडमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक एवेन्यू है जहां से ये नैरेटिव पेनिट्रेट करता है सोसाइटी के अंदर। हेंस दिस इज कॉल्ड द पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज। सो नॉलेज इज क्रिएशन ऑफ नॉलेज, एंड द काइंड ऑफ नॉलेज एंड द काइंड ऑफ नैरेटिव इज क्रिएटेड इन सोसाइटी इफेक्ट्स पॉलिटिकल पावर इन सोसाइटी। हेंस जो टीचिंग एंड सोशल रिसर्च थी वो सोशो पॉलिटिकल चेंज के साथ डायरेक्टली लिंक हो जाती है। Women's studies offered feminist politics and institutional location. By the end of 1960s, the teachings of women's studies had started in some universities of America. Less than 20 women's studies courses existed in America at that time. तो 60s के अंदर women's studies courses से मुराद के भी नया पूरा डिपार्टमेंट कोई women's studies का नहीं बना था, लेकिन उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर ही, सोशियोलॉजी के अंदर, लिटरेचर के अंदर, इधर उधर कोर्सेज ऑफर होना शुरू हो गए women's studies से रिलेटेड। तकरीबन 20 थे ये 1960s में। उसके बाद उनके प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बनना शुरू हो गए जिनको विमेन स्टडीज सेंटर कहा जाता था। दिस मॉडल इंस्पायर्ड अदर कंट्रीज टू स्टार्ट such centers as well. In the 1970s, first women studies program was approved at San Diego State University. The first women studies courses at postgraduate level, ये तो undergrad level पे था, postgrad level were set up in the early 1980s, initially at Kent and Bradford and then New York, followed by many others. Throughout the 1980s, both undergrad and postgraduate women's studies sprang up in universities. तो वो यूके में भी हर जगह फैले। women's studies network के नाम से ये मशहूर हुए यूके के अंदर, जिनको बाद में feminist and women's studies association कहा गया। तो अगर मैं आपको इसकी टाइमलाइन दूं, 1998 में by the way उसके बाद there were 9 PhD programs in America and in Canada. So ये सारे different programs कैसे शुरू हुए? Today the women's studies courses are offered in 700 colleges all over the globe. That also includes the universities in Pakistan. So this is the timeline. 1960s के अंदर हमारे सामने सिर्फ individual courses के तौर पे सबसे पहले women's studies के courses आते हैं। 1970s में उनका पूरा women's studies program आ जाता है, पूरा undergrad bachelor's program आ जाता है। 1980s के अंदर हमारे पास इसमें undergrad और grad programs भी आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आते हैं, और 1998 तक हमारे पास पीएचडी प्रोग्राम्स वुमेन स्टडीज में आते हैं। सो इन अ मैटर ऑफ 30-40 years, with 30-40 years of struggle from having a no individual course to creating a PhD program, ये struggle इन्होंने कवर की। The first women studies courses, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, so this is irrelevant. Now, what were the early challenges that the women studies faced? Before that, by the way, जब हमने second wave feminism के अंदर डिस्कशन की थी, उसके अंदर आप ये जो हमने भी डिस्कस किया है women studies वाला एस्पेक्ट, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, that how second wave feminism gave birth to the whole body of thought of women studies. Early challenges क्या थे women studies को? 1980s was very difficult time for new academics because Margaret Thatcher का एरा था यूनाइटेड किंगडम में, और अगर हम यूएस में बात करें तो रोनाल्ड रेगन का टाइम था। इन दोनों का जो अलायंस था, थाचर और रेगन का, ये न्यू लिबरल पॉलिसीज पे को फोकस करते थे। न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज फिस्कली कंजर्वेटिव पॉलिसीज होती हैं जहां पर वो ऑस्टेरिटी, स्पेंडिंग कम करना, बजट को बैलेंस करना, यानी स्टेट ज्यादा डीरेगुलेट करती है, ज्यादा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाती है, खुद सब्सिडाइज कम करती है चीजों को। तो ऑटोमेटिकली इस तरह की इकोनॉमिक फिलोसफी के अंदर डिफरेंट सोशल सेक्टर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके बजट्स अमूमी तौर पे कम कर दिए जाते हैं। तो थाचर एरा के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन के ऊपर कट्स लगाए, एकेडमिक जॉब्स जिसकी वजह से इफेक्ट हुई, कम हुई, जॉब मोबिलिटी कम होना शुरू हुई। तो इसलिए वुमेन स्टडीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इन द फेस ऑफ दिस लैक ऑफ फंडिंग हाउ टू डेवलप एंड ग्रो। बट हाउ एवर वो जो 60s और 70s के एरा के, उससे पहले एकेडमिया में जो आ चुके हुए थे, उन लोगों ने वो लोग इतने ऑलरेडी फेमिनिस्ट्स आ चुके हुए थे एकेडमिया के अंदर, दैट अ क्रिटिकल मास हैड बीन रीच्ड हु हैड ऑलरेडी कमिटेड इट देमसेल्व्स टू डेवलपिंग दिस सब्जेक्ट। उसके बाद इसका आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू होता है, हमें नजर आता है। डिक्लाइन इस तरीके से नजर आता है हमें कि चूंकि कट्स हुए थे फंडिंग में स्टूडेंट्स की, तो जिसकी वजह से जो बहुत मतवसत तबका के या लोअर मिडिल क्लास लोग थे, जो इतने
प्रिविलेज नहीं थे वो इसमें अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते थे, और फिर चूंकि इसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत ज्यादा नहीं थे तो अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड ऑप्टिंग फॉर सेफ ऑप्शंस लाइक इंजीनियरिंग, लाइक मोर साइंस ओरिएंटेड कोर्सेज दैट गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। तो इस वजह से वुमेन स्टडीज के अंदर इनरोलमेंट्स और टीचिंग दोनों चीजें कम होना शुरू हो गई वुमेन स्टडीज के अंदर। As numbers declined 1990s and early 2000s, many degree programs were effectively then shut down. While there were a few new ones at postgraduate level, freestanding undergraduate degrees gradually disappeared. तो bachelor's के अंदर ये degrees कम होना शुरू हो गई. Although a few universities still offer women or gender studies route through other degree programs. So इसके बाद हम आते हैं जेंडर स्टडीज पे। तो जहां जैसे वुमेन स्टडीज का डिक्लाइन नजर आता है वहां में जेंडर स्टडीज आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी इमर्ज होती हुई नजर आती है एक पैरेलल टाइम के अंदर। जेंडर स्टडीज इफेक्टिवली वैसे तो मिड 80s के अंदर डेवलप होना शुरू हुई और ये एक बड़ी कंटेस्टेड सी डेवलपमेंट थी बिटवीन दीज टू बॉडी ऑफ थॉट। जो लोग जो हार्ड लाइन फेमिनिस्ट थी सेकेंड वेव के अंदर, वी डिस्कस के सेकेंड वेव के अंदर रेडिकल फेमिनिस्ट ज्यादा थे, ज्यादा हार्ड लाइनर्स थे और जो बहुत कमिटेड थे उसके साथ और उन्होंने जिन्होंने वुमेन स्टडीज को मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर आए थे, they were very antagonistic to the idea of gender studies. They wanted to keep women studies as women studies because they thought that by incorporating men's studies, by incorporating other studies into this fold, it will overshadow women centered approach. तो हम औरतों की इश्यूज पे ज्यादा दोबारा फोकस नहीं कर पाएंगे और मेन स्टडीज और दूसरी जो स्टडीज एलजीबीटीक्यू स्टडीज वो डोमिनेट कर जाएंगी। Hence, we should keep women studies as a separate enterprise and there should be no gender studies. तो ये उनका इशू था इससे। बहरहाल जेंडर स्टडीज डेवलप्ड आउट ऑफ वुमेन स्टडीज, इसने वुमेन स्टडीज को पकड़ा और दूसरे इश्यूज को ऐड करके अपने आप को एस्टैब्लिश किया। It increasingly became more usual to describe the field of study to which gender and gender relations are central as gender studies rather than women's studies, which reflects a historical chronological shift as well as an intellectual connections and the growth of empirical research in the field. Although gender studies are relatively recent in the academy, most are built in the 1970s and 80s, and women's studies center हमारे पास North America में Australia, European countries में develop हुए। ये ज्यादातर जो जेंडर स्टडीज का फिर सब्जेक्ट डेवलप हुआ उसके अंदर एम्पिरिकल एविडेंस और रिसर्च एंड स्कॉलरली वर्क ऑन पॉलिटिकल चेंज पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया टू गिव इट अ मोर टू मेक द सब्जेक्ट मोर रिगरस, मोर डेटा ड्रिवन, मोर एडवांस टूल्स ऑफ सोशल रिसर्च यूज करते हुए इसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। Feminist studies, especially feminist theories, remain central to the field, although gender studies like women's studies are also marked by sometimes diverse and sometimes overlapping intellectual traditions and movement, which obviously different times में different चीजें incorporate होती रहती हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर उस वक्त के हालात हाजरा की चीजें डिस्कस होती हैं और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इसी जेंडर स्टडीज ने फिर देखा कि किस तरीके से लिबरल, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, रेडिकल फेमिनिस्ट स्ट्रैंड्स ऑफ वुमेन्स मूवमेंट से शुरू हुए ये, and then they also included the concepts of black feminism, ethnicization, racialization, issues of bodies and corporeality, disability, sexuality, class, defined geographically located inequalities. ये सारी चीजें फिर जेंडर स्टडीज का आहिस्ता आहिस्ता हिस्सा बनना शुरू हो गई। So very simplistic women centered approach to defining women in a very particular category to this एक बड़ी evolving nature थी gender studies की। So gender studies became a very diverse subject. The shift towards gender studies also reflects a widening intellectual base. So women studies की base सिर्फ women oriented issues के ऊपर थी, जबकि gender studies की base बहुत wide array of subjects पे base करती थी। So for instance gender studies की जो theories हैं, they are based on psychological as well as psychoanalytical theories. They are based on post-structuralism, post-colonial studies, critical studies of masculinity, queer studies and LGBTQ studies, critical race theory, critiques of whiteness, ecological feminism and materialist feminism, and technoscience studies. So इतनी different studies को इसीलिए इसको interdisciplinary भी कहा जाता है। So gender studies is a broad church, but it's also a field that is hotly contested. Gender studies ने अपने अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ
इसकी इंटेलेक्चुअल बेस बहुत डाइवर्स है कंपेयर टू विमेन स्टडीज। तो हम इन पे दो स्पेसिफिक चीजों के ऊपर अभी फोकस करेंगे कि जेंडर स्टडीज में दो नई कौन सी एडिशंस थी जो विमेन स्टडीज में सिरे से नहीं थी। सो जेंडर स्टडीज ने एक तो मेन स्टडीज को इनकॉर्पोरेट किया अपने अंदर, और दूसरा जेंडर स्टडीज ने क्वेयर स्टडीज, दूसरा क्वेयर स्टडीज को इनकॉर्पोरेट किया जो कि विमेन स्टडीज में बिल्कुल नहीं था। एंड दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल के इन द नेक्स्ट लेक्चर के क्या वो मेन स्टडीज के एस्पेक्ट्स थे जो कि जेंडर स्टडीज ने फिर इवेंचुअली एम्ब्रेस की और क्वेयर स्टडीज के। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू this same topic in the next lecture.